ठीक है, मोलैलिटी। क्या होता है, क्या होता है? एक सिंपल सा बोलता हूँ बेटा, इसमें एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये ना मोलैलिटी जो है वो मेनली ट्वेल्थ के सॉल्यूशन चैप्टर में काम आता है। ठीक, मेनली ट्वेल्थ के सॉल्यूशन चैप्टर में। अभी तो हम लोग जस्ट वही बेसिक बात कर रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं कि मेरे पास में सपोज क्या है, ये है मेरे पास में, ध्यान से सुनोगे, ये है मेरे पास में 1 kg और सॉल्वेंट। मतलब ये मान लो, फिलहाल समझने के लिए समझ लो कि ये वाटर है। 1 kg अमाउंट में 1 kg है ना। ठीक, इसमें आपने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट। समझने के लिए आप क्या समझ लो, शुगर मिला दिया, तो वो एक मिक्सचर बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्यूट मिला दिया। अब सॉल्यूट कितना मिलाया, सपोज आपने सॉल्यूट मिक्स किया है 5 मोल। अगेन मोल क्या है, क्वांटिटी है भाई, शुगर कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना, तो केमिस्ट्री में वो क्वांटिटी है 5 मोल। 5 मोल सॉल्यूट 1 किलो वाटर में मिला दिया। ठीक, तो इस सॉल्यूशन को अब मैं एक पहचान देने वाला हूं, और वो पहचान देने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ मोललता। तो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी हो गई, 5 m, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं मोलैलिटी। प्रोनाउंस कैसे करेंगे, बोलते भी कैसे हैं, और इवन एग्जाम में भी कैसा लिख देता है, 5 मोलल सॉल्यूशन। 5 मोलल का विलियन इस 5 के साथ में स्मॉल m। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको कभी भी मैं बोलता हूं कि सपोज मेरे पास में आई हैव, मेरे पास 2 मोलल सॉल्यूशन है। ठीक है, आई हैव 2 मोलल सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 मोलर का मीनिंग आप क्या समझ रहे हैं, बस वो मीनिंग समझो। क्या है मीनिंग, कि मेरे पास में 1 kg सॉल्वेंट रहा होगा, और उस 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। ठीक है, तो 2 मोल सॉल्यूट मतलब विले, मतलब शुगर समझ लो अभी समझने के लिए, 2 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है ना, 5 मोलर का मतलब ये। वैसे ही यस्टरडे या पिछली कुछ क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे 5 मोलर का मतलब क्या था, बोलो। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन जस्ट उससे रिलेट करने के लिए 5 मोलर का मतलब क्या हो गया, 5 कैपिटल M का मतलब क्या हो गया, 5 मोल सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब शुगर। बार बार बोल रहा हूं, यदि सॉल्यूट में कंफ्यूजन है तो शुगर मान लो। ठीक है, 5 मोल सॉल्यूट कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो देखो फर्क क्या है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस ये है कि कैपिटल M की जब बात होती है, मतलब मोलरता की जब बात होती है, तो हम लोग 1 लीटर लेते हैं। ध्यान से पूरा डिफरेंस समझना। जब कैपिटल M की बात होती है, मोलरता की बात होती है, तो हम लोग 1 लीटर लेते हैं। और यहाँ क्या लेते हैं, 1 kg। ऐसे सरल शब्दों में बोले तो 1 लीटर जो है वो आयतन का इकाई है, और ये भार का इकाई है। ठीक है, ठीक। और हम लोग लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, जिसको विलियन भी बोल रहे हैं, और यहाँ पर लेते हैं सॉल्वेंट, जिसको विलायक बोल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूनिट की बात कर लिया, तो यूनिट भी यस्टरडे लिखा रखा था, वो तो 5 मोल/kg। तो यूनिट क्या होगी, 5 मोल कल, सब चीज आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक, ठीक। अभी बढ़े आगे, इस पे एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, की जरूरत नहीं है, हम लोग लिख चुके हैं पहले भी। ठीक है, चलो सिंपल सुनते हैं। ठीक है ना, एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल नॉर्मल सा एक दो क्वेश्चन करते हैं, बहुत सा नॉर्मल सा। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूंगा। ठीक है,
ठीक है। सपोज मैं बोलता हूं 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4 प्लस 250 ग्राम वाटर, है ना। प्रश्न कुछ ऐसा लिखा होगा, अभी तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अननेसेसरी पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्या बोला मैं? 49 ग्राम ऑफ H2SO4 250 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो सर स्टेटमेंट लिखा रहेगा, हमें अब इस तरह स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? क्या बताना है? फाइंड मोलैलिटी, मतलब स्मॉल m, मतलब कि हिंदी में बोलेंगे तो मोललता। ठीक है, बोलो बनेगा? बनेगा। हाँ तो सुनो, आपको स्मॉल m फाइंड आउट करना है। स्मॉल m देखो जैसे हम ध्यान से देखेंगे, स्मॉल m फाइंड आउट करना है तो स्मॉल m क्या होता है? अब यदि फॉर्मूला के हिसाब से बात करें, यस्टरडे वैसे लिख रखा है, नहीं तो अभी देख लो, 2 मोल इन 1 kg। तो स्मॉल m को यदि फॉर्मूला के हिसाब से बात करूं तो मोलों की संख्या, ठीक है, किसका? विलेय का। विलेय यहाँ पर कौन है? H2SO4, तो ये मैंने लिख लिया H2SO4। आपको थोड़ा ही एग्जाम में लिखना है, बस हम तो अभी समझने के लिए लिख लिए हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है? हर में क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ W, मास को वेट लिख लेते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। और किसका? सॉल्वेंट मतलब वाटर। ये जुगाड़ हो जाए, ये जुगाड़ हो जाए, यहाँ रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सी इकाई में होना है? केजी में होना है। वाटर जो सॉल्वेंट है वो केजी में होना चाहिए। हमारे पास वाटर कौन सी यूनिट में दिया हुआ है? ग्राम में है। तो सबसे पहले तो मास ऑफ वाटर को फोकस करो, ये हमारा हल है यहाँ से सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आपको मास ऑफ वाटर पता है? हाँ पता है। कितना ग्राम है? कितना ग्राम है? 250 ग्राम है, ठीक है ना, 250 ग्राम। लेकिन मेरे को उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में। क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो पता ही है ना? क्या पता है कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ये सब मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं है ना? ठीक है। तो क्या करूं बेटा? केजी सॉरी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। ठीक है, कल भी बोला था ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय 1000। 250 बटे 1000 समझ में आता है, 1/4 होगा, है ना? ठीक है, तो ये हो गया 1/4। इतना कैलकुलेशन समझ में आता है? ठीक, तो यहाँ मेरे को 1/4 लिखना है, ठीक है ना। और अब n बताओ, n कैसे कैलकुलेट करेंगे? n n क्या है? मोल। मोल क्या होता है बेटा, बोलना? ये होता है भार। अब यहाँ पे भार किसका लेना होगा मेरे को? H2SO4 का, क्योंकि मोल तो सॉल्यूट का है। और हर में क्या आएगा? अणुभार। अणुभार किसका लेना है? H2SO4 का ही लेना है। अणुभार को मैंने क्या बोल दिया इंग्लिश में? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, देखो हिंदी एकदम जरूरत नहीं है, नोटेशन तो काम आते ही है, पूरा नोटेशन से ही काम चलता है। ठीक है, एमएम ही लिखते हैं, एग्जाम में भी कई बार एमएम लिख देता है, इसलिए आपको इंग्लिश टर्म समझना जरूरी है। ठीक है, तो अच्छा, H2SO4 का अणुभार बताया था ना? हाँ, H2SO4 का 98, वेरी गुड, 98 एकदम याद रखना। ठीक है बेटा, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98। ठीक, तो क्या है? 49 डिवाइडेड बाय 98। अच्छा, मैंने कुछ वैल्यू भी ऐसा लिया है कि थोड़ा सा इजी हो जाए, आपको जरूरी नहीं है। 49 डिवाइडेड बाय 98 कितना हो गया? ये 1/2। ठीक है, बस यहाँ रख तो आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ बेटा, यदि किसी को जरूरत होगा तो। क्या? H2SO4 का अणुभार ये हो गया 98।
ठीक है, इस स्टेज में आके हम लोग एकदम H2SO4 का अणु भार कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि ऐसे में सालों लग जाएंगे पढ़ने में, है ना। सल्फर का कितना एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 ऐड कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू। ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/4 सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, 4 पलट के ऊपर चल गया, 1/2 इंटू 4/1 मतलब कितना आ गया 2। और 2 को आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m। ठीक है, हमको ना फॉर्मूला याद किए हैं। हाँ ठीक है ना बेटा, लिख लिया ना, ये हो गया ना, ये स्लाइड हो गया, मैं आगे बढ़ूं। मेरे को एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ, आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं मतलब एक अच्छी बात है। तो क्वेश्चन करते हैं। पहले वो फॉर्मूला मैं साइड में लिखता हूँ। ठीक है, स्मॉल m बराबर, ये हो गया वेट। देखना मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसमें स्मॉल m का फॉर्मूला क्या बताया बेटा मैंने, मोल्स, किसके मोल्स, सॉल्यूट, जो भी आपका सॉल्यूट है, जो भी विलेय है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, मास, किसका, सॉल्वेंट का, कौन सी यूनिट में, केजी में। ठीक है, ठीक। अब हमने आपको बता रखा था क्या बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ए और बी से बोलूंगा। कभी भी मैं जब भी पढ़ा रहा हूं मेरा ध्यान रखना, वैसे नॉर्मली बुक में भी वही रहता है, ए को हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट, मतलब जैसे लिखा है ना WA, मतलब क्या हो गया, वो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। और बी को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है। तो चलो मैं नोटेशन की बात करता हूँ, बुक में भी यही लिखता है। तो इन मोल के जगह पे क्या लिख दिया आपने, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, किसका, भार बटे अणु भार, किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट मतलब जो भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, गुणा 1000, यही फॉर्मूला लिखा था। हाँ ठीक है, भी कहाँ से आया पता नहीं, पता नहीं मतलब थोड़ा सा यहीं से हमने बता दिया। लेकिन मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूँ कि सपोज, चलो देखो ना, चलो एक नया बात हो सकता है पता चल जाए। 50 ग्राम CaCO3, 50 ग्राम CaCO3 है, उसको मैंने डिसॉल्व कर दिया है, सपोज 5 kg वाटर। ठीक, और इसका क्या बताना है बेटा आपको, मोललता बताना है, बोलो बता सकते हैं। बड़ा आसान है, इसके लिए क्या पता होना चाहिए, H2SO4 सॉरी CaCO3 का अणु भार कल बताया था 100, एकदम याद रखो बेटा। हाँ, CaCO3 का अणु भार हो गया CaCO3। वैसे कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 3 मतलब 100, एकदम राउंड फिगर भी 100 ही होता है, तो उसमें याद रखो। ठीक है, अब क्या हो गया 50। भाई मेरे को मोललता याद करनी है, तो मोललता के लिए मैं क्या बोला, भार बटे अणु भार। ठीक है, अब ये WB कितना हो गया, इस फॉर्मूला, चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ते हैं, फॉर्मूला तो लिखा ही है हमने। ठीक है, यहां पे बोलो ये कितना, WB कितना, 50 ग्राम। ठीक है, 50 लग दिया। ठीक है, WB के हिसाब से 50। MB कितना, MB मतलब अणु भार, यही MB लिख देते हैं ना यहाँ पे, MB। ठीक, कितना 100, तो ये हो गया 100। WA कितना 5। ठीक है, सही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, कितना आ गया ये, तो 0 0 0 0 कट गया, 5 5 कट गया, और ये आ गया 100। ठीक, बोलो सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट अब सुनो ध्यान से ना,
दिक्कत बहुत बड़ी है, दिक्कत बहुत बड़ी है। या कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ मेरे को, कोई या क्या दिक्कत है इसमें? मैं तो बोल रहा हूँ दिक्कत बहुत बड़ी है, मतलब समस्या है। ये फॉर्मूला यूज किया, आंसर लाया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आंसर गलत है। ठीक है, समझो, ये आंसर गलत है। अब हम लोग सही आंसर वहां निकालते हैं, फिर आपको खुद ही महसूस होगा कि क्यों मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, हाँ हाँ, ये अब सुन लीजिए, ये कंडीशनल फॉर्मूला, मेरे किसी कंडीशन में नहीं फंसना है। इस कंडीशनल फॉर्मूला, ये एक कंडीशनल फॉर्मूला, सुनो मैं बोल रहा हूं, ये कंडीशनल फॉर्मूला का मतलब ये है बेटा कि यहां पे आप जब भी ये फॉर्मूला यूज करो, ये कौन सी यूनिट में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। आप यहां पे क्या रख दिए हो? ये 5 केजी में रख दिए हो। ठीक है, ये कंडीशनल फॉर्मूला, आप समझ में आया क्या? आप ये फॉर्मूला यूज करिए, बट यू मस्ट नो द कंडीशन वेन एवर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब सही आंसर क्या होगा आप बोलो? तो जो मैं बोल रहा था ना उसके हिसाब से यदि करते हैं, देखो मेरे ही बात पे आपको मैं ही जो बोल रहा हूं उस पे आपको, उस पे ही स्टिक रहना है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से काम करो, बट कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखोगे तो गलत नहीं होगा आंसर। क्या किया? ये हो गया मोल बटे भार ए का। ठीक, अब मैं यहां पर सीधा सीधा बोलता हूं भैया केजी में रखो, जो भी है उसको केजी में रखो। आपको कभी ग्राम में दे दिया, कभी मिलीग्राम में दे दिया, कभी टन में दे दिया, चलिए अभी मैं यहीं पे मिलीग्राम में दे दूंगा, तब भी ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, है ना? आप ये फॉर्मूला उपयोग करिए, लेकिन इसको उपयोग करने के लिए कंडीशन पता होना चाहिए कि ये डब्लू, ये मैं 1000 से क्यों भाग दिया हूं? ये ग्राम में होगा तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दिया, कल को ये मिलीग्राम में दे दिया तो ये फॉर्मूला फिर फेल है। ये फॉर्मूला हमेशा सही है, मिलीग्राम में दे, किलोग्राम में दे, टन में दे, क्विंटल में दे, आप उसको किलोग्राम में बदल दो, प्रश्न में जो भी दिया होगा किलोग्राम में बदल दो। ठीक है, तो ये बुक वैसे एकदम देखो एकदम सही बात है, केमिस्ट्री में 95% चांस है कि भार कौन सी इकाई में देगा? ग्राम में देगा। आप बेझिझक आप ये फॉर्मूला यूज करो, लेकिन हम 5% ये भी तो मान सकते हैं कि किलोग्राम में दिया हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग एक जनरल बात याद करेंगे। क्या होगा बेटा? अब यहाँ पे तो अब तो बन गया ना, ये हो गया 1/2, है ना? मोल तो वही रहेगा 50/100, और भार कितना हो गया? सीधा सीधा 5, मेरा कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं, सीधा सीधा 5, ये आंसर है। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक, और कोई डाउट? तो हमको ना फॉर्मूला जो भी है उसको लर्न भी करो और समझ के लर्न करो। अभी कोई और डाउट है? ठीक है, ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि ये फॉर्मूला मैं नहीं याद करने बोलता बच्चों को। एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मूला लिखता है, आप थोड़ा सा नोटिस करेगा तो एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मूला लिखता है। मैं लर्न करने से मना करता हूँ, या आप याद करें तो कंडीशन के साथ में। ठीक है, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है ना?
ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्लास 12 का। ठीक है, आपको लगभग सारे एनसीईआरटी पैटर्न में करा दूंगा। हम लोग जब से तब से एनसीईआरटी पैटर्न सारे क्वेश्चन कर ही रहे हैं ना। ठीक है, तो चलो ठीक बड़े। सच्चाई है क्वेश्चन का मतलब स्टैंडर्ड जो है ना वो यही स्टैंडर्ड होने वाला है। इजी क्वेश्चन आप पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आता है? देखो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ पहले आसान शब्दों में। ये क्वेश्चन को छोड़ो अभी। आपको ये बोलता हूँ बेटा कि आपको मैं बोल रहा हूँ 3 कप आपको चाय बनाना है। 3 कप चाय बनाना है। हाँ, नॉर्मल सा बात है, एकदम नॉर्मल। 3 कप चाय बनाने के लिए बोला है आपको, है ना। तो बनाओ 3 कप चाय। तो 3 कप चाय बनाने के लिए क्या करोगे आप? आपको महसूस होता है ना, 3 कप महसूस हो रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं कि 3 कप चाय बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है और आपने एक बर्तन ले लिया, एकदम बड़ा सा, इतना बड़ा बर्तन ले लिया और उसमें 50 कप पानी डाल दिया। बनाना 3 कप है, 50 कप पानी डाल दिया और उसमें 100 कप दूध डाल दिया। क्यों ऐसा नहीं किया? क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि आपको महसूस होता है कि भैया 3 कप कितना होता है ना। महसूस हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, चलो आपको 3 कप पता है, हाँ 3 कप, चलो ये भी पता है कि 3 कप मेरे को इतना होता है, तो छोटा सा बर्तन लूंगा उसमें 3 कप डाल दिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भैया चाय बहुत मीठा होना चाहिए, ये कंडीशन डाल दिया। चाय बहुत मीठा होना चाहिए। अब आपको मीठेपन का महसूस होता है, इसलिए आप 3 कप के हिसाब से शक्कर डाल दोगे, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि 3 कप बना रहे हो और आपको कुछ पता ही नहीं तो 1 किलो शक्कर डाल दिया। मीठा ही बनाना है तो 1 किलो शक्कर डाल दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। आपको बनाना है, हेलो, क्या बनाना है? यूरिया का एक जलीय विलयन बनाना है। मतलब निश्चित रूप से आपने यूरिया और पानी लिया है ना। और वो जो विलयन बना रहे हो उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, उसकी मोललता कितनी होनी चाहिए? 0.25 मोलल होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला ना 3 कप चाय बनाना है तो मीठा होना चाहिए। मीठापन ही सांद्रता है। यहाँ पे सांद्रता को हमने संख्यात्मक मान में दिया है। और कितना बनाना है? 3 कप बनाना है। कितना बनाना है? 2.5 किलो बनाना है। ठीक, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपको 0.25 मोलर मतलब ये सांद्रता दिया हुआ है। 2.5 kg यूरिया का जलीय विलयन बनाने के लिए यूरिया का कितने भार की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो। तो मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बोलो कैसे बने। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इत्मीनान से करेंगे रहेंगे, है ना। मोललता क्या होता है? मोललता क्या होता है बेटा? तो आपने बोला मोललता हो गया मोलों की संख्या फिलहाल किसका? यूरिया, मेरे पास में यूरिया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? भार किसका? वाटर का, मतलब चलो वाटर लिख देता हूं। कौन सी यूनिट में? केजी। ठीक, चलो आपको ये दोनों का जुगाड़ हो जाए, यहां रख दें, आंसर आ जाए, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं। क्या यूरिया के मोल दिए हुए हैं? अरे वही तो निकालना है, यूरिया का भार निकालना है। ठीक है, क्या आपको जल का, पानी का भार दिया हुआ है? वो भी नहीं दिया है। वो भी नहीं दिया है। ये भार किसका है? ये भार किसका है? पढ़ो अच्छे से। 2.5 केजी यूरिया के जलीय विलयन, ये विलयन का भार है। मतलब ये वो भार है जिसमें पानी और यूरिया मिक्स है। क्योंकि सॉल्यूशन का जो भार होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के भार के योग के बराबर होता है। मेरे को यहां पर सिर्फ पानी का भार रखना है, दोनों नहीं दिया है। ठीक है,
क्या आपको मोललता दिया है? मोललता m, हाँ स्मॉल m दिया है बस। तो हाँ ठीक है, चलो ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो है ये मेरे को दे दिया है 0.25। ठीक है, चलो देखो आप पैटर्न को बस ध्यान रखना, क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आ रहा है ऐसा जरूरी तो है नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो जो दिया है उसको लिखते हैं। मैं मान लेता हूं लेट, मान लिया, माना यूरिया का मास, यूरिया का भार तो निकालना है बेटा, तो यूरिया का भार मान लेता हूं मैं, कितना है मान लेता हूं मैं मान लेता हूं अपने से, कितना मान लिया, डब्लू ग्राम मान लिया। ठीक है, और यही मेरे को क्या करना है, याद करना है कि चाय बहुत मीठा बनाना है तो कितना शक्कर डालूं। वैसे ही मेरे को मीठा बनाना है, मतलब यहाँ पे सांद्रता दिया हुआ है, ये सांद्रता, तो वही निकालना है कितना ग्राम यूरिया। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो अच्छा यूरिया का फॉर्मूला शायद पता होगा, NH2CO NH2। ठीक है, तो इसका अणु भार भी पता होना चाहिए। वेरी गुड, 60। ठीक है, नहीं पता है तो बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ बार बार लिस्ट बना लो, जो जो मैं कराता जा रहा हूँ एटलीस्ट उसका लिस्ट बना ले। ठीक है, 60 होता है अणु भार। तो अब मेरे को थोड़ा थोड़ा ये भी पता चल गया, बोलो कौन सा, ये पता चल गया क्या, ये वाला देखो, ये इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, मोल है ये, मोल की जगह पे क्या लिखूंगा, भार बटे अणु भार। भार कितना मान लिया W, अणु भार कितना मान लिया 60, मान लिया क्या, वो फिक्स होता है ना। तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, बोलो, भार जो कि मुझे ज्ञात करना है अपान में अणु भार। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालें, ये तो वाटर का मास कैसे निकालें, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि ये जो 2.5 किलो क्या है, ये जो 2.5 kg है, ये क्या है, सॉल्यूशन का मास। अब सॉल्यूशन का जो मास होता है वो यूरिया का मास और वाटर के मास का योग होगा कि नहीं होगा, होगा। जल का भार प्लस यूरिया का भार बराबर 2.5, ये तो दिया हुआ है मेरे को। इसको मैंने क्या मान लिया है, W मान लिया है इसको, तो मेरे को W वाटर पता चल जाएगा क्या, आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना। ठीक, तो जल का भार कितना आ जाएगा बेटा, बोलो 2.5 माइनस W, यार W को उधर भेज दो ना। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया, जल का भार कितना आ गया 2.5 माइनस W, ये लो आ गया। ठीक है, यहां रख दो, यहां पे अब देखते चलेंगे ना, यहां क्या रख दिया 2.5 माइनस W। ठीक है, अब मैं पूरा यहां इक्वेशन लिखूंगा, तो ये कितना हो गया 0.25 बराबर क्या आने वाला है, भार बटे अणु भार, और ये हो गया 2.5 माइनस W। थोड़ा डिफिकल्ट इक्वेशन है, खैर डिफिकल्ट को छोड़ो, ये इक्वेशन है मेरे पास में, यहां से W अब ज्ञात किया जा सकता है, तिर्यक गुणा करके पक्षांतर करके ये वो करके W ज्ञात किया जा सकता है, पक्का। ठीक है, लेकिन ये फिलहाल गलत है। क्या गलती है, सोचे क्या गलती है इसमें, गलत है ये, मतलब यहां से यदि आप W निकालना चाहें तो जो W आएगा कुछ तो आ जाएगा, लेकिन गलत आएगा वो, क्यों, सोचो। बहुत शानदार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और लेबल यही रहता है एग्जाम का। ठीक है, जो भी है गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा, कैसे भी हो सीखना पड़ेगा, जो भी है ना। हमारा कॉन्सेप्ट, मेरा काम है केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट बताना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां गलती बोलो, तो गलती क्या है सुनो, ये ये कौन सी, देखो बेटा सिंपल सा बात है,
जब भी हम लोग मोल लिखते हैं तो ये कौन सी यूनिट में होता है, ये ग्राम में होता है। और मैंने मान भी लिया है यहां पे, देखो डब्लू ग्राम। क्या डब्लू ग्राम 2.5 किलोग्राम में घटाया जा सकता है? घटाया तो जा सकता है लेकिन यूनिट सेम नहीं है। अरे इकाई देखो ना भाई, ये 2 kg में, ये ग्राम में है, कैसे घटेगा? मैं आपको बोलता हूं कि 100 पैसा और 1 रुपया, 100 पैसा और 1 रुपया, आप बोलोगे 101 हो जाएगा, तो ये गलत है ना। अरे 100 पैसा और 1 रुपया अलग अलग यूनिट, कैसे जुड़ेगा? जोड़ने के लिए आपको जुड़ेगा तो, लेकिन जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 1 रुपया है तो आप इसको भी 1 रुपया बोलो, 100 पैसा मतलब 1 रुपया, दोनों को जोड़ोगे तब 2 रुपया होगा। ठीक है, तो ये गलती समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोला क्या बोला यहां पे? ये 2.5 और डब्लू मैं घटा नहीं सकता, तो मेरे को यूनिट का कुछ चक्कर करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो तो फिर इसको हटाते हैं हम लोग। गलत है तो भैया गलत, आप बोलोगे सर गलत लिखे हो। हाँ तो बिल्कुल, मैं तो गलत लिखा ही हूं, आपको समझाने के लिए गलत लिखा हूं। तो ये मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, कौन सा? ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो फिर सही क्या रखें? वैसे ये भी गलत बोल सकते हो, चलो इसको भी हटा देते हैं। सही क्या करें? तो सही करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यूनिट को सेम करते हैं। यूनिट को सेम करते हैं ना। अब बोलो बेटा 2.5 किलोग्राम को ग्राम में कितना होगा? 2500, 1000 से गुणा कर दिया, 2 किलो 500 ग्राम मतलब 2.5 किलो है। मतलब कुल मिला के यहां पर क्या लिखना चाहिए मेरे को? बोलो यहां पे क्या लिखूं मैं? 2500 ग्राम। एक एक चीज तो मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन बोल रहा हूं, मेरे बातों को सुने। 2.5 kg मतलब 2.5 किलो, 2.5 किलो मतलब 2500 ग्राम। ठीक है, ठीक। यहां पे कितना आ जाएगा? 2500 ग्राम आएगा, मतलब जल का भार कितना आ गया? 2500 बटे 2500 माइनस डब्लू है। तो कुल मिला के अब ये भी गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया। अब यहां क्या आएगा बोलो? यहां क्या आएगा बोलो? तो यहां बोलोगे सर ये वाला भार लिख दो, कितना? 2500 माइनस डब्लू। अब इसको हल कर लेते हैं, डब्लू आ जाएगा। अब डब्लू आ जाएगा, डब्लू मतलब यूरिया का भार अब आ जाएगा। नहीं, अभी भी गलती है, अभी भी ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं है, गलत है। इसमें क्या गलती खोजो? मतलब बच्चे यहाँ पे क्या क्या गलती करते हैं? मिस्टेक नंबर 1 की, मिस्टेक नंबर 1 सबसे बड़ा मिस्टेक, सबसे ब्लंडर मिस्टेक क्या होता है? सीधा सीधा यहाँ पे 2.5 रख देते हैं। यहाँ रखते हैं 2.5। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ 2.5 रखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन हर टीचर कराता है, 2.5 रख देते हैं। 2.5 नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको रखना है विलायक का भार, जल का भार, जबकि प्रश्न में दिया हुआ है विलयन का भार। मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2 अभी जो थोड़ी देर पहले बोला था, यही वाला 2.5 माइनस डब्लू नहीं करना है, ये भी मैं गलत ही लिखा हूं यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है बोलो? यहाँ पे करना है 2500 माइनस डब्लू। ठीक है, मिस्टेक नंबर 2 यही था। तीसरा मिस्टेक, तीसरा मिस्टेक बोलो, सुनो। ये आपने 2500 कौन सी इकाई में लिया बोलो? ग्राम में। डब्लू कौन सी इकाई में है? ग्राम में। तो ग्राम से ग्राम माइनस होके कौन सी इकाई में आएगा? ग्राम में। आपका मोललता का फॉर्मूला में मेरे को केस में यूनिट में रखना है, किलो में, ग्राम में। तो अब क्या करूं? इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए इस ग्राम को 1000 से भाग दे दिया। ठीक है, तो 0.25 बराबर क्या हो जाएगा? ये डब्लू अपॉन में 60। ये पलट के ऊपर चला जाएगा ना, 1000 पलट के ऊपर चला गया। 1000 गुणा 2500 माइनस डब्लू। ठीक है,
देखो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप क्वेश्चन के हेल्प से सीखो, ये आएगा क्वेश्चन, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। और यहां से यदि आपको डब्ल्यू सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब आता है, अप्रोक्सीमेट आता है 37 ग्राम। ठीक है, मैंने क्वेश्चन समझाया है, कॉन्सेप्ट समझाया है, और आप इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके भी रखेंगे क्योंकि इसमें आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को सिखाता है ये क्वेश्चन। बढ़े आगे। इसमें मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें बस 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली या तो मोलालिटी कैलकुलेट करने बोलेगा। ठीक है ना, जैसे ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला 2 मिनट में इस फॉर्मूला में बात कर लेते हैं, है ना। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, आप याद करना, बिल्कुल याद करिए कंडीशन के साथ में। अब इसमें देखो, मैं एक बार बोल देता हूँ इसमें क्या क्या क्वेश्चन की कैटेगरी होती है। ठीक है, कैटेगरी क्या क्या होती है, 3 कैटेगरी होती है क्वेश्चन की, 3 कैटेगरी। और वैसे नहीं 3 नहीं 4 बोल देते हैं, 4 कैटेगरी। हाँ, एकदम ध्यान से सुनते रहना बेटा, 4 कैटेगरी होती है क्वेश्चन की, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है तो बार बार उसी एक ही टाइप के क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है। कैटेगरी समझे क्या दे देता है, इसमें 4 चीजें हैं। कौन कौन सी 4 चीजें हैं, एक स्मॉल m है, एक है डब्लू ए, एक है डब्लू बी, और एक है एम बी। सबका मीनिंग आपको पता है, ये मोललता है, भार है, विलायक का विलेय का भार और विलेय का अणुभार। ठीक है, इस 4 में से कोई भी 3 दे देता है और चौथा पूछ लेता है, ये बस ध्यान रखना है। चलो डेफिनेशन तो कोई पूछता नहीं है तो हम लोग सीधा पढ़ते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ, यहाँ से देखना बेटा, एग्जाम्पल ही पकड़ते हैं सीधा। बेंजीन पता है, C6H, ये तो बहुत कॉमन कंपाउंड है, C6H6। ठीक है, ये अणुसूत्र है बेंजीन का, बेंजीन का अणुसूत्र है। ठीक है, आप इसको अलग से लिख लेना, ये तो हेडिंग था, मैंने अलग से अब इसी में के साथ लिख दिया। ठीक है, तो बेंजीन हो गया, तो इसका मूलानुपाती सूत्र देखो, ये नाम तो हिंदी से समझ में आएगा, मूल अनुपात मतलब मुख्य अनुपात। मुख्य अनुपात मतलब ऐसा सिंपल सा मैं बात करूं तो ये होता है सिंपल रेशियो, सरल अनुपात। छोड़ो सिंपल रेशियो को, सीधा मुद्दे पे आओ। C6H6, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कार्बन एक है, हाइड्रोजन एक है। अनुपात की बात करूं तो, अरे एक कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन। तो ये सिंपल अनुपात में है, 1:1 में है, और यहाँ पे 6:6, तो 6:6 मतलब अणुसूत्र बोल दिया, और 1:1 मतलब मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, इसमें एक फैक्टर बोलते हैं एन, आप इसको अलग से टेबल बना लेंगे। एन, एन का मान कितना हो गया, 6। ठीक है ना, 6 से ही तो मैंने भाग दे दिया, 6 से भाग दे दिया, एक है, 6 से भाग दे दिया, एक है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं, आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, H2O2। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे सिंपल रेशियो केस या सिंपल अनुपात की बात करूं तो क्या होगा, HO होगा, और एन फैक्टर कितना हो गया, 2। बोलो सही है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। यदि मैं यहाँ पे सिंपल अनुपात की बात करूं तो फिर कितना आएगा, बोलो CH2O। बोलो सही है, यहाँ पे एन कितना आ गया, 6। अरे सिंपल अनुपात, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मैं बोलता हूं H2O, चलो H2O, किससे भाग दूं हम यहाँ पे,
तो H2O का जो अणुसूत्र है वही मूलानुपाती सूत्र होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल अनुपात में है। और क्या उसको मैं किस में भाग दूं, वो ऑलरेडी सिंपल अनुपात में, तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती मैं थोड़ी भाग दूंगा उसको। सही है, ठीक। यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ गया, 1। अब शायद समझ में आ गया। जैसे मैं बोलता हूं C2H6, इथेन है ये, क्या होगा, CH3, एन का कितना मान हो गया, सही। तो इस तरीके से आप कम से कम मेरे को ये पता चल गया कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में किसको किसको क्या क्या बोल दिया, ठीक है। ठीक है, बड़े आगे, ठीक है। क्या मैं, देखो अभी नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगा उसको, क्या मैं ये बोलूंगा कि इस फॉर्मूला में मैं 6 का गुणा कर दूं तो मेरे को वो मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, अणु सूत्र बराबर क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र समझ में आ रहा है क्या, वो n से गुणा कर दूं तो मेरे को आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सही है ना, पक्का। ठीक, यदि मैं यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ, इससे जरूरत नहीं है, एग्जांपल तो समझ ही गए आप, ये CH है, इसको मैं 6 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, C6H6, ये सिर्फ लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा अगली बात सुनो, तो ये ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है, ठीक। और अगली बात सुनो, नेक्स्ट सिंपल बात, देखो अणु सूत्र से आपको क्या मिलेगा, अणु भार, अणु सूत्र से क्या मिलता है, अणु भार। मूलानुपाती सूत्र से क्या मिलेगा, मूलानुपाती भार, ठीक है। अब मूलानुपाती भार को यदि मैं n से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, अणुभार, सही है ना, ठीक है। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, H2O2, इसका का अणुभार कितना है बोलो, कितना होगा, ऑक्सीजन का 32 और ये 2 34, ठीक है ना, तो ये हो गया 34, तो H2O2 का अणुभार है 34। अच्छा, H2O2 का मूलानुपाती सूत्र कितना होगा, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, HO, तो मूलानुपाती भार कितना होगा, सही है ना, मूलानुपाती भार कितना होगा, कितना होगा, 17, ठीक है ना। तो 17 और 34 में कितने का अंतर आ रहा है, 2, और इसका n का मान हम लोग 2 ही तो निकाले थे, ठीक है। तो क्या बोलोगे, 34 बराबर 2 गुणा 17, चलो ठीक है, इतना 2 गुणा 17, ठीक है। तो देखो ये तो केवल उदाहरण था भाई, कोई उदाहरण से सीख लो, बाकी काम का आपका यही है, अणुभार बराबर n गुणा मूलानुपाती भार,
ठीक, अब इसका उपयोग करेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा ना, अच्छे से उपयोग करते हैं अभी। ठीक है, तो मूलानुपाती भार और अणुभार समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक है, चलो देखो, देखो एक पदार्थ का अणुभार, एक पदार्थ है उसका अणुभार मैं दे देता हूं 90। ठीक है, एक पदार्थ का अणुभार 90 है। ठीक है, इस पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र मैं दे देता हूं, मैं दे देता हूं CH3O। सही है क्या? गड़बड़ थोड़ी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। CHO2 बोल देते हैं। ठीक है, अणुसूत्र ज्ञात करो। क्या बोल दिया? पदार्थ का अणुसूत्र बताओ। नहीं, पदार्थ का अणुसूत्र बताना है। ठीक है, चलो आसान है। आया किसी का आंसर? हाँ, नहीं है तो सुनो बेटा। हाँ, मूलानुपाती सूत्र दिया है तो मेरे को मूलानुपाती सूत्र की सहायता से अणुसूत्र निकालना है। अब आप बोलोगे अणुसूत्र का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला याद नहीं करना है, सबको समझना है ना। बिल्कुल याद नहीं करेंगे। अब मैं क्या पढ़ाने के समय मेरे को लिखना पड़ता है। तो अणुसूत्र बराबर क्या होता है? N गुणा मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो अणुसूत्र ज्ञात करना है, मूलानुपाती सूत्र मेरे को पता है, CHO2। तो अब किसका जुगाड़ करना है मेरे को? N का जुगाड़ करना है। N का जुगाड़ करूंगा, N गुणा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। N का जुगाड़ करने के लिए क्या करें? तो N का जुगाड़ करने के लिए हम लोग अणुभार और इस सूत्र का हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है तो मैं मूलानुपाती भार निकाल सकता हूं क्या? मूलानुपाती भार बोलो क्या होना चाहिए? मूलानुपाती भार बोलो क्या होना चाहिए? हाँ, तो आप बोलोगे कार्बन का कितना होता है? 12
हाइड्रोजन का कितना, एक। ऑक्सीजन का कितना, 16 गुणा 2 मतलब 32। कितना हो गया ये, 45 होगा क्या? 32 प्लस एक 33 और 12 45। अब तो आई गया। अब मेरे पास में n का जुगाड़ करना था, तो n के लिए मैं क्या करूं बोलो? अब मेरे पास एक और सूत्र है, देखो यहां पे लिखा है, क्या सूत्र है? अणुभार n मूलानुपाती भार। तो n बराबर क्या हो जाएगा? अणुभार बटे मूलानुपाती भार। है लो, बना लो। तो अणु भार बराबर n इंटू मूलानुपाती भार। ठीक है ना, थोड़ा सा समझना है तो टाइम लगता है चीजों को बनाने में, है ना। अब ये कितना आ गया? ये तो आपको 90 दिया हुआ है, ये n है, ये 45 हमने निकाल लिया है। n का मान कितना आ गया? 1/2। ये तो सूत्र है ना, गलत कर दी? चलो ठीक है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, आ गया मेरा। क्या आएगा? C2H2O4, है ना। ठीक है, चलो हो गया। ठीक है आसान। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, और एक भी चीज नहीं रटेंगे, ये आपको पता चल जाए तो रटने की जरूरत नहीं कुछ भी। ये पता है तो ये तो इसी से निष्कर्ष निकाला है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को अणुभार दे दिया था, मूलानुपाती सूत्र दे दिया है, तो अणु सूत्र बताना था। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा एक छोटा सा लैंग्वेज चेंज करूंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम आंसर। मैंने आंसर अभी से ही बोल दिया, सेम क्वेश्चन, बस मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज बता रहा हूँ कि क्या पैटर्न होता है। एक पदार्थ का वाष्प घनत्व, ठीक है, एक पदार्थ का वाष्प घनत्व मैंने दे दिया 45। इसका मूलानुपाती सूत्र दे दिया है। कितना दिया हुआ है? वही CHO2। ठीक है, अणुभार बताओ, अणु सूत्र बताना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मतलब मैं जस्ट एक पैटर्न के नाम पे लिख दिया हूं। ठीक है,
ठीक है। वेपर डेंसिटी, इसको डायरेक्ट एग्जाम में चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश का क्वेश्चन हो, डायरेक्ट कई बार इसको लिख देता है वी टी। हिंदी में क्या बोल दिया? तो हिंदी में बोल दिया वाष्प घनत्व। इंग्लिश और हिंदी दोनों तो सेम है ना। वेपर मतलब वाष्प, डेंसिटी मतलब घनत्व। तो बेटा एक फॉर्मूला आप याद रखोगे, वेपर डेंसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है ना। वो जानने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मैं एक बार बोल भी दूंगा, लेकिन आपके लिए काम की बात यह है, सुनोगे। वाष्प घनत्व को मैं 2 से गुणा कर दूं, किसी भी पदार्थ के वाष्प घनत्व को 2 से गुणा कर दूं, तो ये आता है मॉलिक्यूलर मास। क्या आता है? मॉलिक्यूलर मास। मतलब गुणा 2 कर दिया तो ये क्या आ गया? अणुभार। ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। कभी भी आपको पूरे केमिस्ट्री में वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वाष्प घनत्व दिया है, मतलब अणुभार दिया है, अरे 2 से गुणा कर देंगे अणुभार आ जाएगा। या कभी भी आपको अणुभार पता है, 2 से भाग दे दो उसको तो वेपर डेंसिटी आ जाएगा। मान लो किसी पदार्थ का अणुभार 40 है, उसका वाष्प घनत्व कितना आ जाएगा? 20। मतलब वेपर डेंसिटी पता है तो अणुभार पता है, अणुभार पता है तो वेपर डेंसिटी पता है। ठीक है। और इस प्रश्न में एक पदार्थ का वाष्प घनत्व 45 दिया हुआ है। इस प्रश्न में क्या था? पदार्थ का अणुभार 90 है। समझ में आ गया? है ना, सेम क्वेश्चन है ना। अरे भैया इस पदार्थ में 90 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 90 दिया हुआ है, डायरेक्ट दे दिया 90। इसमें डायरेक्ट ना देकर क्या दे दिया है? वाष्प घनत्व दे दिया है। जैसे ही आपको पदार्थ का वाष्प घनत्व दिया हुआ है उसको 2 से गुणा कर दो तो अणुभार पता चल जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम सॉल्यूशन, 2 मिनट में आप खुद से ट्राई बना लो। मतलब लिखने के नाम पे 2-4 लाइन लिख लो। मतलब सीधा सीधा बात मेरे को क्या पता चल गया? पदार्थ का अणुभार पता चल गया है मेरे को। ये हो गया 2 इंटू वी डी, मतलब 2 इंटू 45, मतलब ये हो गया 90। ठीक है, अब ये 90 हो गया तो पिछला क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, पिछला क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन एस या। मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? क्या था आंसर हमारा? C2H2O4। ठीक, ये बस ध्यान रखना है। वेपर डेंसिटी एक बार मैं बोल देता हूं, वैसे आपके लिए काम की बात नहीं है, आपके लिए काम की बात इतना है। बोलोगे ना सर एक बार बता दो एक बार। वाष्प घनत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वाष्प घनत्व, ये वो घनत्व है जो सेम कंडीशन पे हाइड्रोजन के घनत्व से तुलना करते हैं। तो ये एक तुलनात्मक मान है। क्या क्या मान है? तुलनात्मक मान। दो पदार्थों के घनत्व को तुलना किया है, और वो दो पदार्थ कौन कौन से हैं? एक जिसका वाष्प घनत्व ज्ञात करना है, और दूसरा हाइड्रोजन गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस के घनत्व से किसी पदार्थ के घनत्व का तुलना करना वाला मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प घनत्व बोलते हैं। ये दो जो आया है वो इसी कारण से आया है। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? H2 का अणुभार कितना है? H2 2 होता है, वो दो इसी कारण से आया है। ठीक है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, और डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आपको कोई काम का नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि कभी भी पूरे केमिस्ट्री में वाष्प घनत्व यदि निकालने बोलता है, इसका मतलब आपको अणुभार निकाल के 2 से भाग देना है। ठीक है, या आपको अणुभार की जरूरत है तो 2 गुणा वाष्प घनत्व कर दो, अणुभार आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक, हाँ चलिए ठीक है। तो
थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बेटा। हाँ, लेवल अब थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। चलो, कल की कहानी याद करते हैं। यस्टरडे हम लोग एक बात पढ़े थे, उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। सुनो, अब बहुत ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर में। सपोज मेरे पास में एक मोल CH4 है, एक मोल CH4 है, ठीक है। अब एक मोल CH4 में कल बताया था, दोबारा सुनते हैं। मेरे पास में क्या है, एक मोल, क्या है इसमें, एक मोल कार्बन का परमाणु है क्या, है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो CH4 में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है CH4 के एक अणु में। अब मैं CH4 का एक मोल ले लेता हूं, तो कार्बन एक मोल, हाइड्रोजन 4 मोल, है ना, सिंपल। तो असल में कोई भी फॉर्मूला लिखो, आप अमोनिया लिख दो, तो ये नाइट्रोजन के मोलों की संख्या को बता रहा है और ये हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बता रहा है ना, ठीक। और चलो आगे बढ़ते हैं, सुनते चलो बस, ठीक है। कितने मोल हाइड्रोजन होंगे, 4 मोल हाइड्रोजन एटम हो गए, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा बात सुनो, अब जल्दी से बोल दो, यदि एक मोल CH4 की बात करें तो उसका भार कितना हो जाएगा, बोलो। एक मोल CH4 की बात करें तो उसका भार कितना होगा, तो बोलोगे सर आप 16 ग्राम होगा। ये 16 ग्राम आया कहां से, एक मोल का भार है भाई ये, है ना, एक मोल का भार है 16 ग्राम, आया कहां से 16 ग्राम? तो बोलोगे एक कार्बन का भार कितना होता है, 12, इसी को 12 ग्राम बोल दो। एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1, 4 गुणा 1 कर दो और दोनों को जोड़ दो, तो कितना आ गया, 16 ग्राम। सही है, कल नहीं बताया ये, ठीक है। अच्छा, तो मतलब मैं यहां पर बोल दिया कि मेरे पास में कार्बन कितना भार है, 12 ग्राम कार्बन एटम है ना, 12 ग्राम कार्बन एटम है, और हाइड्रोजन कितना है बोलो, 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब मेरे को ये बता दो, कार्बन का प्रतिशत भार के अनुसार कितना है, कार्बन का परसेंट भार के अनुसार, ये मैं रेगुलर 3 दिन से बता रहा हूं, मेरी क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, तो कितना आएगा ये बोलो, हाँ हाँ। तो जिसका भार निकालना है या जिसका भार प्रतिशत लेना है उसको मैंने ऊपर लिखा 12, अरे जिसका परसेंट निकालना है वो ऊपर लिखा, डिनोमिनेटर में कितना, हर में कितना, टोटल गुणा, क्या दिक्कत है, ठीक है, कितना आया, कर सकते हैं कैलकुलेशन, ये 3/4 आएगा, 3/4 गुणा 100 करो, 3/4 गुणा 100, 4 एकम 4 25, 25 दिया 75, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, 75% आ गया, ठीक है, ठीक, बहुत ध्यान से सुनते रहेंगे सब लोग, शायद कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अच्छा, बोलो इसी में मेरे को हाइड्रोजन परसेंट बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, 25, बचत जो है वो हाइड्रोजन है, फिर भी मैं निकाल देता हूं, यदि भार के अनुसार हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना होगा तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का भार ले लेते हैं 4 बटे में क्या आ जाएगा, 16 गुणा 100,
अरे 75% कार्बन है तो बचत है जो है वो है हाइड्रोजन, मतलब कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, और ध्यान से सुनेंगे। ये परसेंट मैं निकाला हूं यहाँ पे, थोड़ा सा गुणा भाग तो किया है, परसेंट निकाला हूं मैंने। जब मैंने परसेंट निकाला तो मेरे को पता क्या था बताओ आप। मेरे को जब ये परसेंट निकाला जब मैंने, तो मेरे को क्या पता था, मेरे को कार्बन का परसेंट निकाला तो मेरे को इसका सूत्र पता था। मेन मुद्दा की बात करूं तो मेरे को परसेंट निकालना था तो मेरे को सूत्र पता था। बिना सूत्र के मैं परसेंट निकाल सकता हूं क्या? नहीं। तो मेरे पास में CH4 का सूत्र था, उसमें C1 है, H4 है, उसी को सहारा लेके मैंने इतना तामझाम किया और परसेंट निकाल दिया। ठीक है, और निश्चित रूप से ये जो परसेंट निकाला हूं वो भार प्रतिशत है। ठीक, अब आप इसका उल्टा सोचो। उल्टा सोचो, क्या उल्टा सोचोगे? मैं आपको परसेंट दे देता हूं और आपको बोलता हूं सूत्र बताओ, बता दोगे? उसी में थोड़ा काम करना है अब अपने को। आप समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? आपको सूत्र पता था भैया CH4 है, सूत्र के हिसाब से पूरा ये कैलकुलेशन किया और सूत्र के हिसाब से क्या किया, ये परसेंट निकाल लिया। अब हम ऐसा सोचते हैं कि एक प्रश्न मेरे को ऐसा दे दिया कि जिसमें ये प्रतिशत दिया है और उस प्रतिशत के हेल्प से सूत्र निकालना है। समझे क्या करना है? ठीक, तो मैं अभी प्रश्न को पहले वर्बली बोलता हूं फिर लिखूंगा। क्या बोलूंगा? मेरे पास एक अज्ञात पदार्थ है जिसमें कार्बन भार के अनुसार 75% है और हाइड्रोजन भार के अनुसार 25% है। उस अज्ञात पदार्थ का सूत्र बताओ या मूलानुपाती सूत्र बताओ। है ना सही बात? ठीक है, अरे भाई ये अज्ञात पदार्थ है, इस अज्ञात पदार्थ का अब ये दे दिया मैंने, तो उसका सूत्र बताओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही होने वाला है। चलो, एक अज्ञात पदार्थ में कार्बन तथा हाइड्रोजन भार के अनुसार क्रमशः कितना कितना है, कितना परसेंट दिया था? 75। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को आंसर तो पहले से ही पता है, आंसर मेरे को पहले से ही पता है ना, CH4 आना है और वही निकालते हैं, कैसे निकालना है। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाएंगे ना, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, CH4 C2H6
ऑप्शन लिख दिया और आपको पहले से ही आंसर पता है क्या है। ठीक है, एकदम शॉर्टकट पहले बताता हूँ, फिर लॉन्ग कट बताऊंगा। लॉन्ग कट आपको कोई मतलब है नहीं। ठीक है, पहले शॉर्टकट देखो, बड़ा आसान है शॉर्टकट, एकदम चुटकियों में बनता है। हाँ, और इसका लॉन्ग कट देखोगे ना तो एनसीईआरटी वगैरह या किसी भी बुक में देखोगे पूरा टेबल वेबल बना के सॉल्व करता है, बहुत लंबा चौड़ा टेबल बनता है, तो जरूरत नहीं है उतना कुछ करने का, सिंपल से सुनो। देखो, लेट, ये शॉर्टकट है, इतना आपको लिखना नहीं है कुछ भी, शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये आपको याद रखना है ना फ्यूचर के लिए भी, तो शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ। लेट, क्या मान लिया, पदार्थ का भार मान लेते हैं, पदार्थ का भार। सिंपल सा बात है, मेरे पास में वो अज्ञात पदार्थ है, अज्ञात पदार्थ में 75%, देखो प्रतिशत कार्बन दिया हुआ है, तो पदार्थ का भार मैं कितना मान लू, 100 ग्राम मान लेता हूं। ठीक है, अब यदि पदार्थ का भार 100 ग्राम है तो पदार्थ में कार्बन कितना होगा, बोलो, पदार्थ में कार्बन का भार कितना होगा, तो सीधा सीधा बोलोगे 75, मतलब सीधा सीधा जो है वही, आपको ये सब लिखना थोड़ी एग्जाम में, सीधा सीधा 75। ठीक है, और हाइड्रोजन का भार कितना हो जाएगा, जल्दी से बोले, 25 ग्राम। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, ये सूत्र है, ध्यान से, ये सूत्र है, इस सूत्र में ये क्या है, बोलो, मोल, ये क्या है, मोल, मतलब आपको मोल पता चल जाए तो सूत्र पता चल जाए, उल्टा सोचो ना, अरे सामान्य सी बात है, NH3 है, इसमें मोल पता है, 1 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। मैं बोलता हूं कि मेरे पास में एक पदार्थ है जिसमें 2 मोल कार्बन है और 6 मोल हाइड्रोजन है, सूत्र बताओ, C2H6। ठीक है, तो फिर से सूत्र पता है तो मोल पता चल गया, उल्टा सोचो, मोल पता है तो सूत्र पता चल गया। ठीक है, तो पर्पस क्या है, अब हम लोग मोल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक, मोल कैसे ज्ञात करेंगे, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, तो कार्बन का मोल कितना हो जाएगा बोल दो, कार्बन का मोल कहां पर, उसी पदार्थ में, हर एक ही पदार्थ की बात हो रही है ना, तो लिख भी देता हूं, पदार्थ में कार्बन का मोल कितना होगा, बोलो, पदार्थ में कार्बन का मोल कितना होगा, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार कितना, 75, यहां पर अणु भार नहीं होगा, परमाणु होगा, क्योंकि कार्बन परमाणु है, कितना होता है परमाणु भार, 12, मतलब कार्बन के मोलों की संख्या आ गई। क्लियर है, अच्छा अब देखो, ये है जो भी है, ये है, अभी करेंगे इसमें सॉल्व, लेकिन अभी हाइड्रोजन के भार, हाइड्रोजन का मोल बता दो, बोलो, तो आप बोलोगे 25/1, मतलब ये कितना आ गया, 25। ठीक, क्लियर है, अच्छा अब देखो यहाँ पे 75/12 करेंगे तो कितना आएगा, चलो मैं करता हूं, कुछ ना कुछ आएगा, आएगा ना, तो 12 × 6 72 होता है, 12 × 6 72 होता है, तो 6 आएगा, 12×6 72 हो गया। अच्छा कितना बचेगा, 3, दशमलव लगाएंगे तो वो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 12×2 = 24। ठीक है, फिर से 6 बचेगा, 12×5 = 60। अरे करूं क्या, अरे कर लेना आप, इधर जरूरत नहीं है, ये आप करोगे ना तो 12 × 6 कितना हो गया, 72, कितना बचा है, 3, दशमलव लगाओगे, शून्य लगाओगे, 12×2 = 24, कितना बचना है, 6, 12×5 = 60। ठीक है, तो ये गुणा भाग सिखाना नहीं है मेरे को, जस्ट एक बार, लेकिन आपको ये कन्फर्ट कॉन्फिडेंस आने के लिए मैंने कर दिया। ठीक, मोल है, मोल है, फिर से आओ इसमें, मोल पता है तो सूत्र पता है, मोल पता है तो सूत्र पता है, मोल पता चल गया तो सूत्र पता चल गया, बोलो सूत्र क्या होगा, बोलो सूत्र क्या होगा, सी, कार्बन के मोल, सी
H 25। ये लो, यही आंसर है, ये आंसर है ना। फिर से कार्बन के कितने मोल, एक, तो C1। हाइड्रोजन के कितने मोल, 4, तो C4। वैसे ही मैंने इसमें निकाल लिया, कार्बन के कितने मोल, इतने, इतना, वही आंसर है। लेकिन कभी देखा सूत्र ऐसा लिखते हुए केमिस्ट्री में? नहीं है, आंसर यही है। तो अपने लिखने के तरीका चेंज करेंगे, आंसर यही है। लेकिन हम लोग दशमलव दशमलव के फॉर्म में नहीं लिखते ना सूत्र को, तो फिर ठीक है, हम लोग इसको चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, आंसर आ गया तुम्हारा, बस खुश हो जाओ। अब बस इसी को हमको सही तरीके से लिखना है। तो देखो बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, यहां पे ये, या यहां पे मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, देखो क्या लिखा है, सिंपल रेशियो। ये आपको सिंपल रेशियो लगता है क्या, तो आप इसको सिंपल रेशियो में, सिंपल अनुपात में बदलो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बदलेंगे, जब भी बदलना होगा बदलूंगा। लेकिन पहले देखो, आपको तुरंत ऑप्शन से पता चल जाएगा कि इतना करने के बाद, अरे इतना हम लोग पढ़ लिए हैं कि मेरे को आइडिया तो लगता है ना, ये 6 है और ये 25 है। महसूस करो, 6 और 25 में कितने गुना का अंतर, लगभग 4 गुने का अंतर। मतलब जो भी पदार्थ है उसमें कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन 4 गुना होगा, ये तय हो गया है। अब मेरे को सूत्र से मतलब नहीं है, लेकिन ये मेरे को पता चल चुका है कि कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन 4 गुना है। अब ये तुरंत यहां से बस देखो, थोड़ा अंदाज लगाओ कि किसमें आपको कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन 4 गुना दिख रहा है। चूंकि हम लोग को अभी आंसर पता है, इसलिए बड़ा आसान है बोलना, है ना। ठीक है, लेकिन आप ऐसा ही करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सिंपल रेशियो निकालने कैसे निकालते हैं तो वो मैं बता देता हूं। लेकिन आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप फंसोगे ऐसे में। बस संख्यात्मक मान को थोड़ा महसूस करो और उस हिसाब से ये सूत्र पे आप लोग देखना है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दशमलव दशमलव का रोल है ही नहीं। दशमलव दशमलव का रोल नहीं, क्यों मेरे को एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन, क्यों एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन करना। मैं तो अभी कर रहा हूं, आपको जरूरत है क्या? अरे 12 गुणा 75/12, लगभग 6 गुना फर्क है, क्यों मैं 6.25 निकालूं? मेरे को कौन सा एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन करना है और स्कूल के हिसाब से या एकदम पूरा मार्क्स लाना है? मेरे को तो ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं? अच्छा, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं सिंपल रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। तो 6.25 अनुपात ये कितना हो गया, 25। अब दोनों को भाग देना है बेटा किसी समान एक ही अंक से, है ना। तो देखो ये थोड़ा सा, वही थोड़ा यहाँ तकलीफ होगी, 6.25 से भाग दे दिया दोनों पक्षों में। ठीक है, ये आएगा 1 और ये आएगा 4। यदि पदार्थ दुनिया में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट है मतलब है सही में, तो निश्चित रूप से ये अनुपात जो आएगा वो किस में आएगा, सिंपल अनुपात में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया CH4। कभी सूत्र में दशमलव आ ही नहीं सकता, आता है सॉलिड स्टेट में आता है, कभी देखेंगे, लेकिन उसमें पता है कि बाद में बात करेंगे। समझ में आए? तो आप क्या करना है, आपको प्रतिशत दिया है, एक बार तुरंत बोलता हूं मैं, प्रतिशत दिया है, क्या कर दिया, सीधा मोल निकाला। एकदम निकालने की जरूरत नहीं है, अंदाज से निकाला और ये चेक किया कि कितना कितना अंतर आ रहा है उनमें। क्योंकि कभी भी जैसे ये, जैसे मान लो इस यहां पे आपको इस सूत्र से दिख रहा है, महसूस हो रहा है कि कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन डबल है, या हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन आधा है। यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बराबर है मोल के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको अंदाज लग जाएगा, यहां पे एक है, मतलब कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन 3 गुना है, तो मोल निकालो और गुना अंदाज लगा लो। ठीक है, क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखें, ये छाप लिया।
ठीक है। ठीक है, चलो ट्राई करो। हम तो बोले आपको ऑप्शन से बनाना है। वो मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा बनाने में। आप कोई भी किताब देखना, आपको ऐसा बहुत लंबा चौड़ा टेबल वेबल दिया रहता है। हाँ, उसकी जरूरत पड़ती है जब आपके पास में ऑप्शन ना हो। हम तो यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बैठे हैं। ए, अरे अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे, मैं तो शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा हूँ। ये जो भी परसेंट दिया रहता है वो हमेशा भार के अनुसार होता है। ठीक है, लिखा नहीं मैंने क्वेश्चन में, और प्रीवियस क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है, मेरे को भार के अनुसार लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने भार के अनुसार नहीं लिखा। ठीक है, आ रहा है आंसर। तो आप सबसे पहले, जो मैं एक बार बोल देता हूँ, मोल्स ऑफ कार्बन बोल दो। अब मैं शॉर्टकट में ही बना रहा हूँ, भार वार नहीं लिख रहा हूँ। सीधा भार तो दिया ही ना, 40%, मतलब 40 ले लो। तो ये हो गया 40/12। ठीक है, मोल्स ऑफ एच कितना हो जाएगा, 6.67 बटे
एक हाइड्रोजन से डील करना तो बड़ा आसान है, ठीक है। और मोल्स ऑफ ओ, ये कितना दिया हुआ है 53.3 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। मेरे को कोई रिसर्च नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना ही मेरा कॉन्सेप्ट है ना। अब आप देखो 12 और 40 कितना आएगा, 12×3 = 36 होता है, 3 दशमलव कुछ आएगा। अब क्या करना है मेरे, कुछ है क्या करना है मेरे को मतलब नहीं, 3 से ज्यादा आएगा, ये तय हो गया। ये 6 दशमलव, ये तो फिक्स है 6.67, ठीक। ये कितना है 16×3 = 48, 48, 16×3 = 48 मतलब 3 दशमलव कुछ आएगा। समझ में आ गया क्या दिख रहा है। जो भी उस सूत्र का पदार्थ है, उसका सूत्र जो भी है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन लगभग लगभग समान है भार के, मतलब प्रतिशत मोल के अनुसार, मोल। और ये 3 का गुना, 3 का डबल दिख रहा है या नहीं है मेरे को मतलब ही नहीं, लेकिन सूत्र में तो या तो 1 लूंगा या तो 2 लूंगा या तो 3 लूंगा ना। तो मेरे को ये दिख रहा है कार्बन, क्या काम करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो मेरे ख्याल से 1:2:1 आना है। थोड़ा बहुत दशमलव इधर उधर हो, अरे मैं कहाँ एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा हूं, नहीं करना है, हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन सूत्र आपका दशमलव में नहीं आना ये तय है। तो CH2O। अरे समझ में आप ना, मतलब मैं एकदम फैक्ट बोल रहा हूं, किसी किताब के चक्कर में रहोगे तो उसमें पूरा लंबा चौड़ा, मैं इसको लंबा चौड़ा बनाऊंगा 10-15 मिनट लगेगा मेरे को। एक आप घर जाके देखोगे भी, आप कोई भी बुक खोलोगे तो इसमें एकदम बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व करता है। हाँ जरूर सॉल्व करते हैं, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, यदि आपके पास में ऑप्शन उपलब्ध ना हो तो आपको वैसा करना ही पड़ेगा। अरे भाई हम यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, हमारे पास तो ऑप्शन उपलब्ध है ना, सही आंसर पिकअप करना है, पिकअप कर लोगे तुरंत, ठीक। चलो तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है, एक नेक्स्ट एक टॉपिक बोलते हैं। अभी हमने मोल पढ़ा है ना, ये मोल पढ़ रहे थे ना, इसी में मोल इसमें, ठीक है, प्रतिशत निकाला। अब देखोगे इसमें एक टर्म होता है हमारे पास में, मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज हिंदी में क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज क्या होता है। कंपोनेंट पे जो एक कंपोनेंट है उसका रेशियो 8A + 8B ऊपर में जिसका हमको निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो इसको हम लोग, आपको इस स्लाइड पे आते हैं वापस से, ये लो, हाँ आपको चाहो तो जहां पे लिखे होगे वहां कर लेना। देखो 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 ध्यान से, हमने यहाँ पे इसमें और इसमें क्या किया, इसमें और इसमें हमने क्या किया, पहले भार निकाला फिर भार का प्रतिशत निकाला। क्लियर है, कॉन्सेप्ट पकड़ लो बस आप, भार निकाला तो भार का प्रतिशत निकाला। चलो मैं आपको बोलता हूं इसी स्लाइड में मोल प्रतिशत ऑफ कार्बन, कार्बन का मोल प्रतिशत, ये क्या था, ये क्या था, कार्बन का भार प्रतिशत। तो आपने कार्बन का भार अपॉन कुल भार लिया। अब यहीं पर कार्बन का मोल प्रतिशत निकालना हो, तब क्या करूंगा बोलो, तो मैं बोलूंगा कार्बन का मोल कितना था, कार्बन का मोल 1 बटे में कुल मोल,
अरे मोल प्रतिशत, 1-4 गुणा 100। बोलो कोई दिक्कत? कितना कितना आ गया ये? 1/5 मतलब 20% आ गया। आया समझ में? सुनो सुनो ध्यान से सुनना ना, ये मोल प्रतिशत है, ठीक। अच्छा, मोल परसेंट ऑफ हाइड्रोजन यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? 4/5 मतलब 80%। अब ध्यान दोगे है ना, ध्यान दोगे। कुछ गलती किया क्या? मैं यहाँ पे गलती किया हूं, और वो गलती बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे ठीक है, गुणा 100। अब थोड़ा सुनना और समझना 80%, ठीक है। अब ध्यान देना, मान लेते हैं एक पल के लिए, मैं मान लिया कि 100 का गुणा ना करूं, इसी में ना करूं तो क्या होगा? आंसर बोलना। मान लो मैं 100 का गुणा ना करूं तो क्या होगा? ये आ जाएगा 1/5। 1/5 मतलब 0.2। यहां पे 100 का गुणा ना करूं तो क्या आएगा? 0.8। सही है। 100 का गुणा ना करूं, इसका मतलब मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूं, मैं यहां पे 1 का गुणा कर रहा हूं। अरे 100 का गुणा ना किया मतलब कुछ तो, यार 1 का गुणा कर दूं, 1 से फर्क नहीं पड़ना है। 100 का गुणा ना करके मैंने 1 से गुणा कर दिया। अब सुनना, जब मैंने 100 का गुणा किया था तो आपने उसको प्रतिशत बोला, मतलब प्रति मतलब 1, शत मतलब 100। 100 में आपने कैलकुलेशन किया, 100 में 20। यदि आप 100 का गुणा ना कर रहे हैं और 1 का गुणा कर रहे हैं, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप 1 से तुलना कर रहे हैं। तो 100 में 20 तो 1 में 0.2। 100 में 80 तो 1 में कितना? 0.8। और इसी को हम लोग, इसी 0.8 को मैं क्या बोलने वाला हूं केमिस्ट्री में? मोल प्रभाज। मोल प्रतिशत और मोल प्रभाज में कोई अंतर है तो बोल दो। बोलोगे सर कोई अंतर नहीं है। प्रतिशत में हम लोग 100 से तुलना करते हैं, प्रभाज में किससे तुलना करते हैं? 1 से। क्या मोल प्रतिशत और मोल प्रभाज बिल्कुल सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। संख्यात्मक मान में फर्क क्या है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। अब देख लो, मोल प्रभाज में क्या किया आपने? यदि 100 का गुणा ना करे तो यही मोल प्रभाज आ गया। तो जो मोल है अपॉन टोटल मोल, ठीक है। आ लेते हैं यहां पे, लेट क्या मान लिया? Na। ये क्या है? ये है मोल्स ऑफ ए के मोलों की संख्या। और Nb क्या है? मोल्स ऑफ बी के मोलों की संख्या। अब इन दोनों को मान लो मैं मिला देता हूं, उसमें भी तो मिला हुआ है ना भाई, इसमें भी तो मिला हुआ है। क्या है इसमें? कहां गया वो स्लाइड? ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन मिला हुआ है, लेकिन ये एक ही पदार्थ के अंदर है। और हम लोग यदि विलयन की बात करें तो अलग अलग पदार्थ है। ए एक अलग पदार्थ है, बी एक अलग पदार्थ है। तो बोलो ए का मोल प्रभाज क्या होगा? बोलो ए का मोल प्रभाज क्या होगा? बोलो। यहां पे कैसे निकाला था प्रभाज? कहां गया वो स्लाइड? ये था कार्बन का, जिसका मोल प्रभाज लगना था उसको ऊपर डिनोमिनेटर में कुल। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है वो ऊपर, मतलब ए के मोल बटे में कुल मोल। कुल मोल में क्या आ जाएगा? ए का मोल और बी का मोल गुणा, सॉरी, एक, जिसका कोई रोल नहीं है, लेकिन कायदे से वहां पे एक का गुणा है। अरे एक का गुणा दिखता नहीं है ना मेरे को, लेकिन यही तो समझना है आपको। ठीक है, तो यही है मोल प्रभाज। ठीक है, बी का मोल प्रभाज, बी का
मोल प्रभाज क्या होगा, जिसका मोल निकालना है वो ऊपर अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, आप मेरे को इसका यूनिट बता सकते हो क्या, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, इकाई बोलो, इकाई क्या होगा, मोल प्रभाज का इकाई बता दो। सामान्यतः इसको एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी लिख लेंगे एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी। बोलो इकाई, यूनिट। नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, सब पता है, बोलना नहीं चाह रहे हो। ये कि इसका इकाई बोलो, मोल, खुद ही मोल तो खुद अपने आप में इकाई है। नीचे मोल प्लस मोल सेम इकाई जुड़ते हैं, और ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल मोल मर जाएगा, तो ये इसका जो इकाई कुछ होता ही नहीं है, ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, विमाहीन, हिंदी में क्या बोलते थे, विमाहीन। ठीक है, इकाई रहित, इकाई नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। सही है, एक बात, नेक्स्ट बात सुन लो, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो याद कर रहे तो थोड़ा सा पिछला क्लास, फिर से इसको याद करो। ये क्या था, ये क्या था, मोलरता। मोलरता क्या होता था, मोलों की संख्या बटे आयतन। तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, तो मोलरता क्या होगा, कम होगा। अरे तापमान बढ़ाएंगे, लोग अणु दूर दूर फैल फैल के बैठेंगे, आयतन बढ़ जाएगा तो मोलरता कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्मॉल एम क्या था बोलो, मोलों की संख्या बटे भार, किसका, विलायक का। तापमान बढ़ाओगे तो विलायक के भार में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भार में थोड़ी फर्क पड़ता है, आयतन में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मतलब ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें भार है। ठीक, अब ये सबको साफ कर देते हैं, पहले लिख रखा है तो कोई मतलब नहीं दोबारा दोबारा लिखने का, जितना कम लिखोगे उतना अच्छा है। लेकिन लिखना भी चाहिए, मतलब लिखना पूरा चाहिए, लेकिन डबल डबल लिखोगे तो डबल डबल पढ़ोगे, वो कोई मतलब नहीं, फिर कंफ्यूज करता। ठीक है, डबल डबल सुन सकते हो। अच्छा बोलो, ये बोलो, मोल प्रभाव तापमान पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, आप बता दो। मैंने समझाया ना अभी, उस हिसाब से मोल प्रभाव तापमान पर निर्भर करेगा नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो ये मोल और मोल है, मोल असल में भार ही है। अरे मोल पता है तो भार पता है, भार पता है तो मोल पता है, मोल असल में भार ही है। तो जब भार तापमान पर निर्भर करता ही नहीं है, तो मोल प्रभाज भी तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। वैसे भी समझ लो, कैपिटल एम में हम लोग क्या बोल रहे थे, हर में आयतन है, मतलब इकाई पे हम लोग थोड़ा फोकस कर रहे थे, यहां पर तो इकाई ही नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोल प्रभाव तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एक लास्ट बात बोलता हूं, सुनो। जो उदाहरण बताया था ये वाला, इस पे देखो एक बार, ये कितना है, 20%, प्रतिशत
ये कितना है 80%, कुल कितना 100%। प्रतिशत का योग हमेशा 100 होगा, पता ही है। यदि इसी को मैं प्रभाज के पद में बोलूं तो ये कितना प्रभाज आता 0.2, ये कितना आता 0.8, प्रभाज का योग कितना हुआ 1। अरे 0.2 और 0.8 कितना होगा 1, क्योंकि प्रभाज में हम किससे तुलना कर रहे हैं 1 से। क्या लिखना चाहिए मेरे को यहां पे कि मोल प्रभाज का योग, मतलब XA और XB का योग हमेशा कितना होगा 1। तो मिश्रण में ठीक है, ऑलवेज मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक, ठीक है ना। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।